नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की तरफदारी करने वाले बेटे जब एक दिन अचानक अपने घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनकी माँ के साथ आखिर क्या कर रही थी। उनकी माँ के साथ आइए जानते हैं। छत पर बैठी प्रिया धूप सेक रही थी कि सास सुनैना जी बहू के पास जाकर बोली, प्रिया बेटा, बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने पूरी रसोई में देख लिया, मुझे रोटी नहीं मिली। सुनैना जी ने अपनी बहू प्रिया से कहा। तब अकड़ती हुई प्रिया अपनी सास से बोली, तो क्या आफत आ गई? ना बेटा, आफत तो कोई नहीं आई, बस मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए तुम्हें आवाज लगाई थी। प्रिया की सास सुनैना जी अपनी बहू से बोली। तो नाक सिकोड़ती हुई बहू प्रिया बोली, अरे बुढ़िया, रोटी जब मिलेगी ना जब मैंने बनाई होगी। जब मैंने रोटी बनाई ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अच्छा बेटा, तो अब 2 रोटी बनाकर दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। ओह अच्छा, भूख लगी है तो हाथ थोड़ी टूटे हैं तेरे। बना ले जल्दी से 2 रोटी। मैंने आटा साथ में थोड़ी रख रखा है, या फिर रसोई में ताला लगा रखा है जो तुझसे अपने लिए 2 रोटी नहीं बनाई जा रही हैं। फोन चलाती हुई सुनैना जी से बहू प्रिया बोली। तब दुखी होती हुई सुनैना जी अपनी बहू से बोली, बेटा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है खाना बनाने की। अगर हिम्मत हो रही होती तो मैं तुमसे क्यों कहती? अच्छा, जिसकी खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती तो फिर उसकी खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। फिर से बहू प्रिया ने सुनैना जी को जवाब दिया, और तुम हर बात के लिए मुझे ही क्यों कहती हो? एक और भी तो बहू है तुम्हारी, डिम्पल कहाँ है? उससे नहीं कह सकती क्या तुम कुछ करने के लिए? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम। छत पर तो चढ़ आई, पर नीचे तुमसे डिम्पल से नहीं कहा गया। पर बेटा, डिम्पल यहाँ है नहीं, वह घेर में गई है काम करने के लिए। अच्छा, तो ऐसे कौन से अकाल से निकल कर आई हो कि 1-2 घंटे रुका नहीं जा रहा है तुमसे? तेज चिल्लाते हुए बहू फिर से बोली, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी तू? अच्छा बहू, गुस्सा मत कर। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार डिम्पल के पास और चली जाती हूँ। मुझे क्यों परेशान कर रही है? तो मेरी तरफ से तू चाहे भाड़ में जा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जा यहाँ से, दिमाग मत खा। उदास और भूख से व्याकुल सुनैना जी अपनी दूसरी बहू के पास पहुंची और उससे जाकर बोली कि बहू, भूख लगी है बहुत तेज। तब उनकी बहू बोली, भूख लगी है तो यहाँ क्या रोटी रखी है जो रोटी लेने आई है? रोटी तो बेटा जब खाऊंगी जब तू बनाएगी। मैं बनाऊंगी? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा है बेटा, पर भूख बहुत तेज लग रही है। मैंने प्रिया से कहा था कि खाना बना दे, तो उसने कहा कि डिम्पल बना देगी। अच्छा, तू ये बता कि वो बड़ी है या मैं? उससे रोटी नहीं बनवा सकती थी? सारा काम मैं ही करूं, घर का भी घेर का भी। मेरे हाथ पैर नहीं दुखते क्या? वो तो तूने दादी बनाकर बैठा रखी है, मेरे से ना बनाई जाती किसी की रोटी। और अगर इतनी ही भूख लगी है तो इतनी तो तू बूढ़ी भी नहीं हो रही कि 2 रोटी खुद से नहीं बना सकती। बेटा, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अच्छा, भूख के मारे तेरी जान निकली जा रही है तो फिर यहाँ खड़ी होकर जुबान क्यों लड़ा रही है? और ऊर्जा खराब होगी ना तेरी। जा और जाकर 2 रोटी बनाकर खा ले। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आकर तुझे खाना बनाकर दूंगी। अरे, तुझे तो खुद इतनी शर्म आनी चाहिए कि तू खुद हमारे लिए खाना बनाकर रखे। पर तुझे तो दिन रात बस अपनी सेवा करवानी अच्छी लगती है। पर बहू, मेरा हाथ अगर टूटा हुआ ना होता
तो मैं तुमसे इतना क्यों कहती? मेरे हाथ से खाना बनाया नहीं जाता है। रोती हुई सुनैना जी ने अपनी बहू डिम्पल से कहा। अच्छा, तेरा हाथ टूटा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि तेरा हाथ टूट रहा है। जब पड़ोस में कहीं किसी के यहाँ जाना हो, तब तो तेरा ये टूटा हुआ हाथ नहीं दुखता है। तब तो तू बहुत जल्दी चली जाती है। जा अब, चली जा यहाँ से। इसको खाना भी मैं ही बना कर दूं। बड़बड़ाती हुई बहू डिम्पल ने कहा। बेचारी सुनैना जी आंखों से आंसू बहाती हुई वहां से वापस आ गईं। अपना काम खत्म करके बड़ी बहू डिम्पल घर आई तो छोटी बहू प्रिया से बोली, क्यों प्रिया, जब मैंने तुझसे कहा है कि बुढ़िया की 2 रोटी सुबह बना दिया कर, तो तुझसे 2 रोटी उसकी नहीं बनाई जाती हैं क्या? मैंने भी तो तुमसे कहा है कि मुझसे नहीं उठा जाता इतनी जल्दी। मैं अपने पति को खाना टाइम पर बनाकर दे देती हूँ, उतना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जिसको रोटी बनाकर देनी है खुद बनाकर दिया करो। डिम्पल से जुबान लड़ाती हुई प्रिया बोली तो डिम्पल भी गुस्से में बोली, मुझसे नहीं बनाई जाती हैं। और उसकी रोटी अब तक मैं ही बनाकर खिला रही थी। क्या तेरा कोई फर्ज नहीं बनता है कि तू कुछ दिन माँ को खाना बनाकर खिला दे? और सुनैना जी का खाना बनाने के पीछे ही दोनों आपस में लड़ने लगीं। कुछ देर बाद डिम्पल का पति नरेंद्र आया तो डिम्पल ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। डिम्पल बोली, आ गए काम पर से? हाँ, आ गया। तुम बताओ क्या बनाया है आज खाने में? खाने में मैंने तो कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? पर क्यों नहीं बनाया? नरेंद्र ने डिम्पल से पूछा तो डिम्पल बोली, एक बात बताओ, सारे दिन घर का काम मैं ही करूं क्या? घर का भी करूं, घेर का भी करूं। मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूं? मेरे भी हाथ पैर दुखते हैं, मुझे भी दर्द होता है। और वह प्रिया कोई काम नहीं करती। अगर कुछ कह दो तो ऊपर से लड़ने को आती है। मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। या तो तुम अपने भाई से बात कर लो और दोनों अलग हो जाओ। मैं तो इस रोज रोज की चिक चिक से थक गई हूँ। और ऊपर से तुम्हारी माँ, उससे अपने लिए भी 2 रोटी बनाकर नहीं खाई जाती हैं। सारे जमाने में गाती फिरती हैं कि बहू हमें रोटी नहीं देती। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब उनके हाथ पैरों में इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ है, तो पड़ोसन के यहाँ कैसे चली जाती हैं? पड़ोसियों के यहाँ जाने के लिए तो उन्हें कुछ नहीं होता। अरे, कभी यह नहीं सोचती कि सुबह शाम मेरी बहू इतना काम करती हैं, तो घर का काम मैं ही कर लिया करूं? पर नहीं, सबको बैठे बैठे बस बना कर दे दो। मेरे से और काम नहीं होता। समझा दे रही हूं तुम्हें। अपनी माँ को समझा देना। पूरे जमाने में मेरी चुगली करती हैं। ऊपर से वह प्रिया सारा दिन बैठे बैठे बस फोन में लगी रहती है। पता नहीं किससे बात करती है, किससे नहीं। हमें तो इसका कुछ समझ आता नहीं है। और तुम अपने भाई से बात कर लेना। सोच रही थी, थक गई हूँ, एक कप चाय बनाकर पीऊंगी। घर में घुसते ही दिमाग खराब करके रख दिया है। सर में दर्द अलग से हो रहा है। खैर, तुम अपने भाई से इस बारे में ज़रूर बात कर लेना। तुम चाय पियो तो बताओ, मैं बनाकर लाती हूँ। ठीक है डिम्पल, तुम चाय बना लो। माँ से तो मैं बात करता हूँ। उधर डिम्पल की देवरानी प्रिया अपने पति साहिल को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने में लगी हुई थी। जैसे ही डिम्पल ने अपने पति को प्रिया और उसकी माँ के खिलाफ भड़काया था, वैसे ही प्रिया भी कर रही थी। अब प्रिया ने डिम्पल के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया कि डिम्पल तो कोई काम नहीं करती, ऊपर से मेरे ऊपर महारानी की तरह हुक्म चलाती रहती है। अरे, मुझे यह बात बताओ कि मेरी सास है क्या वह जो मेरे ऊपर इतने हुक्म चलाती रहती है? जेठानी है, जेठानी बनकर रहे। अपने भाई से जाकर बात कर लेना। मुझे तो यह रोज रोज की चिक चिक सुहाती नहीं है, और ना मेरे से यह रोज रोज की चिक चिक सुनी जाती है। ऊपर से कुछ करती नहीं, बस दिमाग खराब करके रखती है। जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अपने भाई से जाकर वैसे ही बात कर लो। प्रिया ने अपने पति साहिल को समझाते हुए कहा। समझ रहे हो ना?
तुम्हें क्या करना है? तब साहिल ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भैया से इस बारे में बात करता हूँ। सुनैना जी घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी बड़ा बेटा नरेंद्र उनके पास आया और बोला, एक बात बताओ माँ, तुम इतनी भी बुढ़ी तो नहीं हुई हो कि तुमसे खुद का काम नहीं किया जा सकता? क्यों बेटा, खुद का काम मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरा काम और कौन कर रहा है? सुनैना जी ने अपने बेटे से सवाल करते हुए कहा। तो नरेंद्र बोला, एक बात बताओ माँ, जब तुम्हें इतनी तेज भूख लगी थी तो तुम खुद ही रोटी बनाकर खा लेती। तुम्हें सुबह सुबह इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वह बेचारी डिम्पल सारा दिन घर का काम करे, बाहर का भी काम करे और ऊपर से तुम्हारी चुगली भी सुने। तुम पड़ोस में जाकर उसकी दुनिया भर की चुगली करती फिरती हो। पता भी है कि वह कितना काम करती है। अच्छा बेटा, तेरी पत्नी करे तो काम और मैं करूं तो कुछ नहीं। आज बुढ़ापे में मेरी 2 रोटी तुम लोगों को खलने लगी हैं क्या? क्या बहुओं का कोई फर्ज नहीं है? अब तू भी बहुओं की ही भाषा बोल रहा है। मैंने तो सुना था कि बेटे ही होते हैं माता पिता के, पर तू तो, अरे माँ, मैं तेरा ही हूँ, पर तू ये भी तो सोच कि डिम्पल भी तो किसी की बेटी है। वह भी तो अपना घर छोड़कर हमारे लिए ही आई है। तो क्या मैं अब उसकी बात ना सुनूं? तू बता। बड़ा बेटा सुनैना जी से बोला, हाँ बेटा, यह तो मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कहोगे। थोड़ा बहुत तो बहू से कुछ कह लिया करो। अच्छा, तो तुम सब काम के लिए डिम्पल से ही क्यों कहती हो? कभी प्रिया से भी किसी काम का कह लिया करो। इतने में ही पीछे से छोटा बेटा चिल्लाता हुआ आया और बोला, अच्छा, जैसे प्रिया तो पूरे दिन खाली ही बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती ना। और अगर डिम्पल भाभी थोड़ा काम फालतू कर लेती हैं तो क्या हो गया, बड़ी ना है क्या? तब बड़ा बेटा बोला, हाँ हाँ, कुछ काम नहीं करती, सारा काम डिम्पल करती है। और बड़ी है तो अपनी बीवी को समझाता क्यों नहीं कि छोटी की तरह ही रहा करे। अब सब कुछ, घर का भी और घेर का भी, तेरी बीवी बस बैठे बैठे हुक्म चलाती है। कभी तो उसे समझा लिया कर। और इसी बात पर दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई अपनी पत्नी की कहता तो छोटा अपनी पत्नी की। सुनैना जी खड़े खड़े दोनों की बातें सुन रही थीं। हाथ जोड़ती हुई दोनों बेटों से बोली, अरे चुप हो जाओ, क्यों जमाने को सुना रहे हो? तुम दोनों जैसे तैसे। सुनैना जी ने दोनों को चुप किया। थोड़े गुस्से में सुनैना जी चिल्लाती हुई बोली, अब चुप भी हो जाओ, मेरी 2 रोटी तुम लोगों को भारी लग रही हैं क्या? तब बड़ा बेटा बोला, हाँ माँ, तू मुझे ही क्यों कहती रहती है? कभी अपने छोटे बेटे को तो कहती नहीं है। और गुस्से में हाथ पैर झटकता हुआ बड़ा बेटा वहां से चला गया। अब छोटा बेटा सुनैना जी से बोला, देख लिया ना माँ अपने लाडले बेटे को? सुनैना जी बोली, बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही लाडले हो, दोनों ही मेरे बेटे हो। तब छोटा बेटा बोला, अगर दोनों ही तेरे बेटे हैं तो माँ फिर तुम हम दोनों में फर्क क्यों करती हो? छोटी बहू को ही सारा काम बताती रहती हो, कभी बड़ी को भी बता लिया करो कोई काम। और न जाने क्या क्या कहता हुआ वह भी सुनैना जी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। दोनों को बेटों की तरह ही रखा करो। जब सुनैना जी बोली, बेटा, इतनी उल्टी जुबान तो कभी न चलाता था जितनी कुछ दिनों से चलने लगी है। सब समझ रही हूँ मैं, पागल नहीं हूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, जो काम कर रही थी कर लो। इतना कहकर छोटा बेटा भी वहां से चला गया। अब सुनैना जी बेचारी मन ही मन दुखी होती हुई बोली कि यह तो पूछा नहीं कि माँ, तू सुबह से भूखी है, तूने खाना खाया या नहीं खाया, ऊपर से यह कहकर चला गया है कि कर ले जो काम कर रही है। हे भगवान, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? इतना सब कुछ कहकर सुनैना जी वहीं फूट फूट कर रोने लगीं। अगली सुबह सुनैना जी की छत पर वे लेटी हुई थीं
कि छोटी बहू प्रिया आई और बोली, क्यों बुढ़िया, आराम कर रही है? मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था ना कि गैस पर दूध रखा है, उसका ध्यान रख लेना। पर ना, तुझे तो आराम की ज़रूरत है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। और प्रिया ने अपनी सास का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उनको वहीं पर पीटने लगी और बोली, अब चुपचाप जाकर किचन में साफ सफाई कर दे और जितना दूध तूने निकाला है ना, लाकर रख देना। कि तभी बड़ी बहू डिम्पल वहां आई और बोली, प्रिया, क्या कर रही है तू? कम से कम माँ के ऊपर हाथ तो मत उठा। उधर सुनैना जी अपनी बहू की बदतमीजी से कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं। वे बेचारी बस रोए जा रही थीं। छोटी बहू सुनैना जी को मारने पीटने के बाद वहां से चली गई और बड़ी बहू डिम्पल बोली, माँ, जब तुझे पता है तो तू क्यों नहीं सुनती है? कितनी बार तुझे कहा है कि कम से कम इस प्रिया का बताया हुआ काम कर लिया कर। रोज घर में कलेश करवानी जरूरी है क्या? तब सुनैना जी बोली, बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं कोई भी काम जानबूझकर नहीं छोड़ती हूँ। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से उतर गया। अच्छा, दिमाग से उतर गया? खाना खाना तो तुम्हारे दिमाग से नहीं उतरता है। बड़ी बहू ने सुनैना जी से कहा, खाना तो बेटा जब पेट में आग लगती है तो खुद ही याद आ जाता है। इसको तो भूलना भी चाहो तो भी नहीं भूल सकती। अच्छा, चलो लेक्चर मत दो, जाकर रसोई का काम संभालो। उधर दोनों भाई, बड़ा भाई नरेंद्र छोटे भाई साहिल से बोला, साहिल, घर में रोज रोज की कलेश से मैं तो तंग आ गया हूँ। मेरे से और चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती। उन दोनों की वजह से हम दोनों भाइयों में भी लड़ाई होने लगी है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तब छोटा भाई साहिल बोला, सही कह रहे हो भैया, क्यों ना दोनों का अलग अलग काम बांट दिया जाए। तब पता चल जाएगा, जिसका जो काम होगा वह वही काम कर लिया करेगी। इस बहाने लड़ाई भी नहीं होगी। दोनों भाई इकट्ठे हुए। दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुलाया और अपनी माँ को भी बुलाया और सबने मिलकर यह रास्ता निकाला कि सबके काम बांट दिए जाएं। छोटी बहू प्रिया बोली, सुबह का खाना डिम्पल बना लेगी और शाम का खाना मैं। सुबह के बर्तन डिम्पल साफ कर लिया करेगी और शाम के मैं। तब डिम्पल ने कहा, अच्छा, और झाड़ू पोछा नहीं करना है क्या? साफ सफाई नहीं करेगी क्या घर में? तब छोटी बहू प्रिया ने कहा, साफ सफाई माँ कर लिया करेंगी, झाड़ू पोछा ही तो बताया है। वैसे भी बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और कपड़े एक दिन तू धो लिया करना और एक दिन माँ के कपड़े मैं धो दिया करूँगी और सब अपना अपना काम कर लिया करेंगे। तब डिम्पल बोली, जब सब अपना अपना काम करेंगे तो अपना अपना से तो सब अपना अपना ही होता है। सब अपने अपने कपड़े भी खुद ही धोया करेंगे। माँ अपने कपड़े खुद ही धो लिया करेंगी। जब सब दोनों बहू में काम बांट दिया गया, अब दोनों बेटे अपनी माँ से बोले, माँ, अब घर में क्लेश मत करना। जो काम बताया गया है उसे कर लेना। ठीक है बेटा, कहकर सुनैना जी वहां से चली गईं। दोनों बेटे दिन में अपने काम पर चले जाते और दोनों बहुएं भी कभी सरदर्द और कभी किसी और चीज का बहाना बनाकर सारा काम सुनैना जी से करवाती रहती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन एक पड़ोस का लड़का सुनैना जी के घर आया। सुनैना जी कपड़े धो रही थीं। कपड़े इतने सारे थे कि बेचारी के हाथ में दर्द भी होने लगा। जब उस लड़के ने सुनैना जी को इस उम्र में इतने सारे कपड़े धोते देखा, तब वह सुनैना जी से बोला, काकी, यह क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, एक दो जोड़ी कपड़े थे और मेरा बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि मैं इन कपड़ों को धो दूं। एक दो जोड़ी? पर यह तो कई हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। यह एक जोड़ी तो कपड़े नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे लग ही रहा है, वरना ज्यादा कपड़े नहीं हैं।
सुनैना जी ने अपने हालात को छुपाते हुए उस लड़के से कहा। तब वह लड़का बोला, और कोई दोनों भाभी कहाँ हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक के सर में दर्द हो रहा है और एक को बुखार आ रहा है। तब वह लड़का बोला, काकी, जब अपने बेटे ठीक ना हो तो बहू के सर में अक्सर दर्द ही होता है। जैसे बिन कहे वह लड़का सुनैना जी के सारे हालात जान चुका था। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बहुएं और बेटे तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो घर का कोई काम भी नहीं करने देते। तब वह लड़का बोला, हाँ काकी, मुझे पता है कौन कितना अच्छा है। वैसे ही तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। खैर, भगवान सब देख रहा है। जैसा वह आज तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी वही होगा। मैं तो यहाँ आपसे चीनी लेने के लिए आया था। तब सुनैना जी ने उससे कहा, बेटा, चीनी तो हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं काकी, उस लड़के ने सुनैना जी से कहा। मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। उस लड़के के जाने के बाद सुनैना जी फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगीं और रोती रोती बोली, बेटा, कैसे दे देती मैं तुझे चीनी, और कैसे बता देती कि रसोई पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। मेरे हिस्से में तो बस झाड़ू, कपड़े, बर्तन तक ही हैं। बाकी हुकूमत तो बहुओं की चलती है। खैर, अगले दिन वह लड़का अपने खेत पर बैठा हुआ था कि तभी सुनैना जी का छोटा बेटा साहिल वहां से गुजरा। तब उस लड़के ने सुनैना जी के छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, साहिल, आजा भाई, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जा। सुनैना जी का छोटा बेटा साहिल उस लड़के के पास जाकर बैठ गया। तब वह लड़का बोला, और भाई, बता क्या हाल चाल है? साहिल ने कहा, हाल तो बढ़िया हैं। और घर सब कैसे हैं? घर भी सब ठीक हैं। तब वह लड़का बोला, क्यों भाई साहिल, शर्म नहीं आती ना तुझे? साहिल ने चौंकते हुए कहा, शर्म? क्यों भाई, किस बात की शर्म? मैंने क्या तुझसे कोई कर्जा ले रखा है जो मुझे शर्म आएगी? तब वह लड़का हंसता हुआ बोला, मेरा कर्जा तो तुम तब उतारोगे, पहले अपनी माँ का कर्ज उतार लो। माँ का कर्ज? क्या कहना चाह रहा है तू? यह सब फालतू की बातें तो तू मुझसे मत कर। कम से कम मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर कोई काम की बात हो तो बता। क्यों साहिल, काकी की क्या अब इतना काम करने की उम्र है? वह पूरे दिन दुखी हुई रहती हैं और दोनों भाभी आराम से लेटी हुई मौज उड़ाती हैं, जैसे कि किसी धर्मशाला में लेटी हों। क्या वह घर उनका घर नहीं है? काकी की कितनी उम्र हो गई है? अब क्या उनकी उम्र है कि वह इतना काम करें? तो क्या हो गया भाई, अच्छा ही है। बुढ़ापे में काम करेंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे। सही कह रहा है भाई, उस लड़के ने साहिल से कहा। जवानी में काकी ने उन्हीं हाथ पैरों को चलाकर तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तब साहिल बोला, तेरे किसने कान भर दिए हैं? हुआ क्या है? मेरे कान तो किसी ने नहीं भरे साहिल, पर हमारी माँ बताती है कि कैसे काकी ने काका के जाने के बाद तुम दोनों को कितनी मुश्किलों के साथ पाला। किसी के घर में झाड़ू पोछा करती तो किसी के कपड़े धोने जाती, किसी के बच्चों को खिलाने जाती, और उस सब के साथ उन्होंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज जब तुम पाल पोस कर इतने बड़े कर दिए हो तो तुम उन्हें ऐसे दिन दिखा रहे हो। अगर थोड़ी बहुत शर्म आ जाए तो उस माँ की इज्जत करना सीख लो, जिसने न जाने कितने सारे काम करके तुम्हें आज इस काबिल बनाया है। जब साहिल को यह सब बात पता चली तो वह अपने घर उल्टे पांव लौट पड़ा। रास्ते में उसने अपने भाई को लिया और दोनों भाई अपने घर की ओर चल दिए। उधर सुनैना जी की छोटी बहू प्रिया सुनैना जी से बोली, क्यों बुढ़िया, मैंने तुझे उस सफ़ेद वाले सूट पर प्रेस करने को कहा था ना? सुनैना जी बोली, हाँ बेटा, कहा तो था,
मैंने प्रेस कर दी है। प्रेस कर दी है तूने? मेरा 1500 रुपये का सूट जला दिया। आज तो प्रिया ने हद कर दी। उसने सुनैना जी के बाल पकड़े और उन्हें बेड से नीचे गिरा दिया और चप्पल और झाड़ू लेकर उनकी जमकर पिटाई की। इतने में ही उनकी बड़ी बहू डिम्पल भी आ गई और बोली, क्या हुआ प्रिया, क्यों मार रही है इस बुढ़िया को? तब प्रिया ने बताया कि इसने मेरा सूट जला दिया। तब डिम्पल बोली, और मैंने तुझे कहा था कि तू सब्जी देख लेना, उधर तूने सारी सब्जी जला दी। और दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास सुनैना जी को पीटने लगीं कि तभी दोनों बेटे वहां आ पहुंचे। अपनी माँ को पिटते हुए देखा तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को पकड़कर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और अपनी अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें इस बूढ़ी माँ पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? हमारे सामने तो तुम ऐसे जताती हो जैसे घर में सारा काम तुम ही करती हो और माँ को खाट में बैठे बैठे खाने पीने को देती रहती हो। जब हम दोनों ने तुम्हारे सारे काम बांट दिए तब भी तुम लोगों ने इस बूढ़ी माँ को नौकरानी बनाकर रखा है। अरे आखिर तुम समझते क्या हो खुद को? जिस घर में महारानी बनकर बैठी हो ना, वह घर भी इनकी ही देन है। और ऐसे ही मूढ़मती हम थे जो अब तक तुम दोनों की बातों में आकर कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की, कभी उनका प्यार नहीं देख पाए और ना ही कभी यह देख पाए कि तुम दोनों हमारी अनुपस्थिति में उनके साथ कैसा व्यवहार करती हो। पर भला हो भगवान का, कम से कम आज अपनी आँखों से तुम दोनों की सच्चाई देख ली, वरना हम तो अपनी माँ को ही गलत समझते रहते। कितनी बेशरम हो तुम। अभी के अभी तुम्हारी माँ को फोन करता हूँ, आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगी। अगर सब काम मेरी माँ को ही करना है तो तुम्हारी हमें क्या ज़रूरत? निकल जाओ इस घर से। इतना कहकर वे दोनों अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी पत्नियों की बातों में आकर हमने आज तक कभी भी सच जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी आपकी बात सुनी। और आज भी अगर हम समय पर नहीं आते तो शायद इन दोनों की सच्चाई कभी जान ही नहीं पाते। सारी गलती हमारी ही है माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आज दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह हाथ जोड़कर सुनैना जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। शायद उस पड़ोस वाले लड़के की बात का असर साहिल के ऊपर हो गया था। तब बहुओं को लगा कि उनके पति उनकी बातों में नहीं आने वाले और उन्हें उनके मायके भेज देंगे, तो वे दोनों भी झट से अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगीं। आखिर में सुनैना जी ने अपने बेटे और बहुओं को माफ़ कर दिया। अब बहुएं सुनैना जी के साथ ठीक ठाक व्यवहार करने लगीं। अब सुनैना जी के बेटे अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को उल्टा सीधा नहीं सुनाते थे, बल्कि अपनी माँ की भी हर बात सुनते। अब सुनैना जी की बहू को भी इस बात का डर था कि अगर उन्होंने अपनी सास के साथ बदतमीजी की तो उनके पति उन्हें उनके मायके भेज देंगे। इसीलिए वह भी अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी। बेटे अगर चाहें तो उनके माता पिता के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, फिर चाहे वह उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। आंख बंद करके पत्नी की बातों पर विश्वास करके माता पिता को गलत समझ लेना भी कोई समझदारी का काम नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले दोनों तरफ की बातें सुने, सच को जानने की कोशिश करे, उसके बाद ही कोई फैसला ले, ना कि निराधार किसी एक व्यक्ति को ही गलत ठहराया जाए और फिर
बुढ़ापे में माता पिता को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी औलाद की ही होती है। ऐसे में अगर वह औलाद ही अपने माता पिता से हाथ झाड़ ले तो बेचारे बूढ़े माँ बाप आखिर कहाँ जाएं और किसके सहारे रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।